विज्ञान की अगली वीडियो है दर्पण। भौतिक विज्ञान लेसन प्रकाश का ही अगला दर्पण। दर्पण होता क्या है? किसी कांच के प्लेट के एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो इसका दूसरा तल परावर्तक बन जाता है, जिसे दर्पण कहते हैं। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण। जैसे समतल या कांच का प्लेट है, इसके एक भाग पर पॉलिश कर दिया गया तो इसका दूसरा तल जो है परावर्तक तल हो जाता है। परावर्तक तल, जिसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल कांच के प्लेट के एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए, दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है, जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसी गोलीय कांच के एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा भाग परावर्तक हो जाता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के आपके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाए तथा दबा हुआ तल परावर्तक हो जाता है, जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण की या मुख्य फोकस हो गई या वक्रता केंद्र। फोकस दूरी का दोगुना वक्रता केंद्र होता है। इसके बीच की दूरी या ध्रुव है पोल। दर्पण M1 M2। इसी प्रकार उत्तल दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाए तो उभरा हुआ तल परावर्तक बन जाता है, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। नंबर 1, यह रेखा देखिए मुख्य अक्ष होती है। मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। नियम नंबर 2, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 3, तीसरा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए उसी मार्ग से निकल जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें
प्रकाश परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाती है। अब देखिए इन्हीं तीनों नियमों के द्वारा हम प्रतिबिंब का बनाते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा निम्नलिखित कई प्रकार प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा निम्न प्रतिबिंब बनता है। देखिए यह जो है परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब पहला इसका नियम है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए सबसे पहले यह है अवतल दर्पण के लिए, तो हम सर्वप्रथम अवतल दर्पण बनाएंगे एक। अब गोला प्रकार से ड्रा कर लीजिएगा अवतल दर्पण। अब इसका मुख्य अक्ष एक बीचों बीच रेखा मुख्य अक्ष होती है, जिसे यहाँ ध्रुव पोल P से प्रदर्शित करते हैं। अब जो फिट से स्केल से नाप कर जितना फोकस दूरी होती है ध्रुव से, यहाँ से जितनी फोकस दूरी, पुनः उतना ही इस फोकस दूरी से वक्रता केंद्र की दूरी। अब यह दर्पण आपका हो गया M1 और M2। अब यही देखिए कंडीशन है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पर है, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। वस्तु यहाँ पर हम रख दिए, एक पिन रखी गई है या इसी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी स्थिति हमें बताना है। यही क्वेश्चन देखिए 1 नंबर का पूछा जाता परीक्षा में। अब सबसे पहला नियम आप पढ़े हैं, इसमें से तीनों नियम जो हम अभी अभी पूर्व में पढ़े हैं, जैसे पहला मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, इन्हीं तीनों नियमों में से कोई 2 नियम लगाकर हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, चाहे जो 2 नियम। तो पहला देखिए नियम हम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर। अब देखिए यहाँ वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यह हम प्रतिबिंब बनाने का प्रथम नियम में पढ़ चुके हैं। दूसरा, अब देखिए एक नियम चाहे वह फोकस से ले जाइए चाहे वक्रता केंद्र से, मतलब दोनों में से तीनों में से 2 ही नियम लगाना है। अब देखिए एक हम नियम पढ़े, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वही हमारा बनता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब को हम दर्शा देते आई डैश इमेज, और वस्तु को दर्शाते ओ डैश ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब देखिए प्रतिबिंब की इसकी स्थिति लिखना है, तो हम लिखेंगे क्या स्थिति, देख लीजिए स्थिति क्या लिखा जाएगा। अब बना कहाँ है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। पहली स्थिति हो गई प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब देखिए फोकस वक्रता केंद्र के बीच हो गया, कैसा बना है, उल्टा की वास्तविक। अगर जिधर वस्तु उधर बनता है तो वास्तविक होता है, उसके विपरीत बनता है तो उल्टा, अर्थात उल्टा, बीच उल्टा। अब दर्पण के पीछे बनता तो आभासी कहते हैं, सामने बनता है तो वास्तविक। उल्टा तो सामने बना है तो वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा वास्तविक। उल्टा हो गया वास्तविक और वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। एक बार पुनः यही वाला देखिए, एक ठो बना लेंगे प्रतिबिंब, तो इसके 5 और हैं, 5 बना सकते हैं। सबसे पहले यह कंडीशन दी गई थी, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति। तो सबसे पहले हम दर्पण बना लेंगे और मुख्य अक्ष खींच लेंगे, इसमें ध्रुव P हो गया। यहाँ से जितना फोकस दूरी होती उतना ही यहाँ से वक्रता केंद्र। कंडीशन है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत तथा फोकस के, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा
अनंत के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए वक्रता केंद्र यहाँ है अनंत जिसका अंत कोई नहीं है, यहाँ पर हमारी वस्तु रखी गई है, इससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या प्रतिबिंब बनाने का आपका प्रथम नियम है। अब अगला नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली उसी मार्ग से लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं हमारा बनता है प्रतिबिंब। अब बन गया तो इसकी स्थिति लिखना है। प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र, अब देखिए फोकस वक्रता केंद्र इसके बीच में बना है, बीच उल्टा बना है क्योंकि वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे बना तो इसे कहेंगे हम उल्टा। वास्तविक है चूंकि दर्पण के सामने है, अगर पीछे रहता तो क्या लिखते हैं आभासी। अब इसका देखिए दूसरा कंडीशन होता है यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब देखिए या अपने से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप बना लीजिए दर्पण। दर्पण बनाने के बाद सेम कंडीशन, वस्तु वक्रता केंद्र का मतलब यहाँ पर रखिएगा वक्रता केंद्र पर, और यही नियम आप लगाकर बना सकते हैं। चलिए एक ठो और हम बना रहे हैं। सबसे पहले दर्पण बना लीजिए। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले दर्पण बनाएंगे और उसके बाद इसमें एक मुख्य अक्ष खींचते हैं जो दर्पण के बीचों बीच होता है ध्रुव पोल से। अब फोकस दूरी यहाँ से नाप कर लिख देंगे, यहाँ दर्शा देंगे यह फोकस दूरी हो गया। अब यहाँ से इतना ही जितना दूरी है वही वक्रता केंद्र। अब देखिए कंडीशन यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, वक्रता केंद्र यहाँ है, यहीं पर हम अपनी वस्तु को लगा देंगे। अब प्रथम नियम आप जान रहे हैं, वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब दूसरा नियम लगा दीजिए, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए दोनों किरण जहाँ काटती वहीं हमारा बनता प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब यह बन गया आई आई डैश। अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे तो कहेंगे वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक। अब वक्रता केंद्र पर ही बना है, उल्टा है और क्या है वास्तविक। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर उल्टा वास्तविक समान। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने की तीसरी स्थिति है अवतल दर्पण की तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति। अब सबसे पहले आप अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण बनने के बाद हम मुख्य अक्ष खींचते हैं। यह ध्रुव हो गया आपका फी, मुख्य अक्ष, फोकस और वक्रता केंद्र। अब कंडीशन रखा गया कि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हम यहीं पर एक कील रख देते हैं या वस्तु मान लीजिए, या वस्तु हो गई ओ डैश। अब प्रतिबिंब बनाना है तो प्रथम नियम होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। द्वितीय ले लीजिए, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति दोनों परावर्तक जहां काटता वहीं हमारा बनता है प्रतिबिंब। अब देखिए इसका बना है तो यहीं पर काटा, यहीं हमारा बनेगा प्रतिबिंब। तो अब उल्टा, वस्तु ऊपर है नीचे बना तो उल्टा वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने है, वस्तु से बड़ा वक्रता केंद्र के बाद। यह आपकी प्रतिबिंब की स्थिति लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार चौथी स्थिति और पांचवी स्थिति भी कर लीजिए। यदि
चौथी स्थिति होगी, आप नोट करिए, यदि वस्तु वक्रता केंद्र, यह थी तीसरी, यदि वस्तु फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। और आखिरी है पांचवी कि यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ये पांचों स्थितियां अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की है। अवतल दर्पण द्वारा इन पांचों स्थितियों द्वारा प्रतिबिंब हम बना सकते हैं या बनाया जा सकता है। ठीक, अब चलते हम अगला, अवतल दर्पण के एफ वी यू में संबंध, जहाँ एफ फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी तथा यू वस्तु की दूरी है। अब देखिए यहाँ पर आपका माना दर्पण M1 M2 या आपका दर्पण हो गया वस्तु O डैश जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C, वस्तु की दूरी PO बराबर U माइनस यू है, चूँकि दर्पण के बाएं तरफ की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। प्रतिबिंब की दूरी PI डैश, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है जिसे V से प्रदर्शित करते हैं, माइनस V है। फोकस दूरी स्मॉल लेटर माइनस F PF, यहाँ से यहाँ की माइनस F है। वक्रता केंद्र CP, फोकस दूरी का 2 गुना होता है तो 2F। अब देखिए इससे हम सूत्र प्राप्त करते हैं, यह सूत्र आपको प्राप्त करना 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यह प्राप्त करना है। यह प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज आपका है O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C, यह दोनों देखिए समकोणीय है। समकोणीय त्रिभुज के समरूपता से अब इस वस्तु की जो लंबाई है O डैश बटे I डैश बराबर इसका जो आधार दूसरी भुजा है OC बटे प्रतिबिंब की CI डैश, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः अब ये दोनों त्रिभुज की हम तुलना कर लिए, इसके बाद देखिए इसकी तुलना, त्रिभुज ABF तथा त्रिभुज I डैश F। अब देखिए यह दोनों समकोणी हैं, समकोणी से AB बटे I डैश, AB यह वाला बटे I डैश बराबर BF बटे FI डैश, समीकरण 2। अब देखिए कोई भी दूरियां हम जब भी नापते हैं पोल से नापते हैं, तो पोल से नापते हैं तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो B P पर होगा। अब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो यह जो आपका B है P पर होगा, P पर होगा। AB बराबर O डैश, यह दूरी इस दूरी के क्या है बराबर। अब जब बराबर है तो AB बराबर O डैश हो गया। समीकरण 1, अब देखिए समीकरण 2 से O डैश बटे I डैश बराबर PO, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, AB बराबर O डैश हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, अर्थात O डैश है बन गया O डैश बटे I डैश बराबर PF बटे I डैश F। समीकरण 1 व 2 से अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी हमारा बराबर होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या, OC बटे CI डैश बराबर PF बटे I डैश F। अब OC देखिए यहाँ से यहाँ दूरी, यह दूरी हमें नापना संभव नहीं, जब भी नापेंगे हम पोल से नापने के लिए हम माइनस देखिए यहाँ से करते हैं क्या है OP है, पूरी दूरी में से अगर इतना दूरी हम घटा दें तो यह दूरी हमारी मिल जाएगी, अर्थात OP में से CP को घटा दीजिए बटे अब नीचे CI डैश, यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए तो यह दूरी के लिए पहले यहाँ पूरी दूरी में से इतना दूरी क्या करें कम कर दें, CP माइनस PI डैश बराबर। अब देखिए यहाँ पर है PF आपकी निश्चित दूरी है, यह इसके बाद क्या है I डैश F, यह नापने के लिए हमको पोल जाना पड़ेगा। पोल पर जाने के लिए PI डैश माइनस PF की। अब ठीक
यही सब दूरियां हम उसमें क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। अब देखिए यह दूरी रखने के लिए क्या किए, अब OP था तो माइनस U हो गया। अब OP की जगह माइनस U वस्तु की दूरी है, चूंकि दर्पण के बाएं तरफ है इसलिए ऋणात्मक होगी, माइनस। अब वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र 2F से फोकस दूरी 2 गुना -2F बटे, यहाँ भी वक्रता केंद्र है -2F, फिर माइनस सब दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए प्रतिबिंब की दूरी है तो -V। प्रतिबिंब की दूरी कैसे है, अब इसके बाद देखिए बराबर फोकस दूरी PF है तो -F बट्टे -V माइनस, अब यहाँ देखिए फोकस दूरी थी फिर पुनः PF तो -F। अब देखिए ऋणात्मक इसलिए लग रहा है क्योंकि अवतल दर्पण की समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं चूंकि दर्पण के बाएं तरफ होती हैं। अब -U माइनस माइनस प्लस हो गया, -2F माइनस माइनस प्लस, यह भी हो गया। अब इसी का तिरछा मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पे आपका प्राप्त हुआ देखिए UV माइनस UF माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर माइनस VF। अब 2F स्क्वायर से कट गया, बचा क्या UV। अब इसको पक्षांतर कर दिए, माइनस VF था तो U गया तो इधर आ गया प्लस, या भी गया प्लस हो गया। अब FV में से माइनस FV घटा दिए तो FV UF UVF से दोनों पक्षों में भाग देने पर आपका प्राप्त हो गया 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। यही प्राप्त करना था। दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध R बराबर 2F या F बराबर R/2। अब इसी के आगे देखिए प्रकाश का, अभी आप लोगों ने परावर्तन अगले वीडियो में पढ़ा, अब है प्रकाश का अपवर्तन, उसी लेसन का है प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए परावर्तन था तो उसके लिए अपारदर्शी माध्यम थे, लेकिन अपवर्तन में क्या है, उससे डिफरेंस है कि इसमें पारदर्शी माध्यम होते हैं, मतलब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। सबसे पहले देखिए प्रकाश अपवर्तन होता क्या है, यह पहला माध्यम है, माध्यम 1, यह है माध्यम 2। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे गिलास में पानी रखा गया, हम अपनी पेन को उसमें डालते हैं तो हमें तिरछी दिखाई देती है, अपने मार्ग से विचलित हुई टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। ठीक वही घटना है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन की तरह भी अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। देखिए सबसे पहले यह चित्र में अभिलंब है, अभिलंब, यह है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, और यह है अपवर्तित किरण। यह जो है आपतन कोण है, आपतन कोण, और यह है अपवर्तन कोण। आपतन कोण को I से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को R से। अब देखिए प्रकाश परावर्तन की तरह इसके भी 2 नियम बताएं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण जो आ रही है और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या, आपतन कोण की ज्या, पहला था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही
तल में होते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण की साइन आई, आपतन कोण साइन आई, अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। या अपवर्तन के दोनों नियम आपके हैं। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है? देखिए, जब हम वस्तु को, यह माध्यम है सघन और यह विरल। सबसे पहले क्रांतिक कोण समझ लीजिए। जब हम प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है। इसी का उल्टा जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली वह प्रकाश की किरण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब क्रांतिक कोण कैसे बना? जब हम सघन से विरल में जाते हैं, प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटती जाती, एक स्थिति ऐसी आती जो इस पर बनता है, इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? ये जब सघन माध्यम से चलने, खाली ये ना बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? या सघन और या विरल माध्यम है। पूर्ण आंतरिक, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश से अधिक हो जाता है, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश से अधिक हो जाता है, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।